हेलो एवरीवन। 12th की परीक्षा बहुत नज़दीक है। कैसी है आपकी तैयारी? चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, आपकी तैयारी को और मजबूत कर देते हैं। आज मैं फ्लेमिंगो का पोइट्री सेक्शन लेने जा रहा हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, आपको समझ में कविताएं आ जाएं, तो स्वाभाविक है कि उसका जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। आपके सिलेबस में 6 कविताएं हैं। मैं सभी कविताओं का सारांश अर्थात समरी बता दूंगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी बता दूंगा, उसका जवाब भी बता दूंगा। पहले मैं हिंदी में बोलूंगा, फिर इंग्लिश में बोलूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट कविता है माई मदर एट 66। मतलब माँ की उम्र 66 है। और जिस जमाने में ये कविता लिखी गई थी, 66 बहुत ज़्यादा उम्र माना जाता था, मतलब काफ़ी बूढ़ा माना जाता था। वैसे आजकल कितनी उम्र को बुढ़ापा माना जाता है? पहले आजकल 75 तो बड़ा आम बात हो गया है, लेकिन जिस जमाने में कविता लिखी गई थी 60 प्लस होना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। तो चलिए मेन कविता पे आते हैं। तो कवि अपने पेरेंट्स की जगह आई हुई हैं और अब वो वापस लौट रही हैं। उन्हें एयरपोर्ट जाना है और एयरपोर्ट से वो कोचीन जाएंगी। वह अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट जा रही हैं और वह कार में हैं। तो चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि कौन कवि हैं? कवि हैं कमला दास। वो कहाँ जा रही हैं? कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं। किसके साथ जा रही हैं? अपनी माँ के साथ जा रही हैं। और कैसे जा रही हैं? कार से जा रही हैं। एंड उनकी माँ की तबीयत कैसी है? उनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। चलिए इसी बात को अब इंग्लिश में भी जान लीजिए। दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास। शी हैज़ कम टू हर पेरेंट्स प्लेस। नाउ शी इज रिटर्निंग। शी इज गोइंग टू एयरपोर्ट एंड फ्रॉम एयरपोर्ट शी विल कैच द plane for Cochin. She is going to airport with her mother and she is in car. Her mother is very ill. She is severely ill. अब आगे जब वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं तो देखती हैं कि वो बिल्कुल निढाल हैं, बिल्कुल निर्जीव सी हैं। तो अपनी माँ की तुलना पहली बार वो कॉर्प्स अर्थात शव से करती हैं और दूसरी बार वो अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से करती हैं। कभी जाड़े का चांद आप देखे हैं? सुबह का, लेट का मतलब वो सुबह वाला जाड़े का चांद। तो अगर सुबह का जाड़े का चांद देखिएगा तो सिर्फ एक लकीर नजर आएगा, उसमें कोई रोशनी नहीं रहती। एंड सुबह का जाड़े का चांद किस चीज़ का प्रतीक है? तो एबिंग ऑफ लाइट, जिंदगी की गिरावट का प्रतीक है। तो सेकेंड बार वो अपनी माँ की तुलना जाड़े के चांद से करती हैं। शी हैज़ कंपेयर्ड हर मदर। फर्स्ट टाइम शी हैज़ कंपेयर्ड विद कॉर्प्स एंड द सेकेंड टाइम शी हैज़ कंपेयर्ड हर मदर विद लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून इज द सिंबल ऑफ एबिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी की गिरावट का प्रतीक है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अपनी माँ के बारे में इतने नकारात्मक सोच रही हैं। दोनों कंडीशन में, पहली बार जो अपनी माँ की तुलना वो कॉर्प से कर रही हैं, सेकेंड बार वो लेट विंटर्स मून से कर रही हैं। एक्चुअली दोनों प्रतीक है, दोनों सिंबल है। उन्हें लग रहा है कि उनकी माँ मर जाएंगी, उनकी माँ मरने के बहुत करीब हैं और उन्हें यह नकारात्मक सोच बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अपनी नकारात्मक सोच को हटाने के लिए वो कार के खिड़की से बाहर देखती हैं और जो खिड़की से बाहर देखती हैं तो उन्हें छोटे छोटे बच्चे घरों से निकलते हुए दिखाई देते हैं और ये छोटे बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत खुशहाल नज़र आ रहे हैं। उन्हें नए नए पौधे दिखाई देते हैं, नए नए पेड़ दिखाई देते हैं जो गाड़ी के साथ दौड़ रहे हैं, विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक यू शुड नो दैट। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाई हैज शी कंपेयर हर मदर विथ कॉर्प्स? She has compared her mother with corpse because her mother is as lifeless as a corpse. Why has she compared her mother with late
winter's moon. She has compared her mother with late winter's moon because she feels her mother is at dying stage. There is no life, there is no brightness in her mother. Next, what does she do to divert her mind? She peeps through the window of the car and she sees merry children and running trees, young trees. अब आगे, स्प्रिंटिंग ट्रीज, कविता में जो लाइन यूज किया गया स्प्रिंटिंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग मतलब होता है दौड़ता हुआ। तो ये स्प्रिंटिंग ट्रीज किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है भागती हुई जिंदगी का, कि जिंदगी कितनी तेज दौड़ निकलते जा रही है। और ये एक लाइफ साइकिल को भी इंडिकेट करता है कि बचपन, एक तरफ खिड़की के बाहर नए बच्चे हैं, नए पौधे हैं, और दूसरी तरफ इनकी माँ है बिल्कुल निढाल पड़ी हुई है। पूरा साइकिल पूरा हो रहा है, बचपन बुढ़ापा, बुढ़ापा बचपन। तो वेल, मेरी चिल्ड्रन एंड स्प्रिंटिंग ट्रीज और द न्यू ट्रीज, they represent the life cycle of human being, and sprinting trees also symbolize fast pacing life. स्प्रिंटिंग ट्रीज के लिए कौन सा टेक्निकल वर्ड यूज किया जाएगा? What is the term we will use for sprinting trees? Well, the right term is personification. Personification means मानवीयकरण। मानवीयकरण का क्या अर्थ होता है? किसी भी निर्जीव चीज का, ये जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसकी तुलना उसमें अगर हम मानवीय गुण दे देते हैं तो वो मानवीयकरण कहलाता है, और इंग्लिश में उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पेड़ों को दौड़ता हुआ दिखाया गया है ह्यूमन बीइंग की तरह, तो दौड़ते हुए पेड़ यहाँ पे पर्सोनिफाइड हैं। और दो जो तुलना की गई है, पहली बार कॉर्प से की गई है और सेकेंड बार लेट विंटर्स मून से की गई है, वो क्या है? उसके लिए कौन सा टेक्निकल वर्ड यूज होगा? उसके लिए वर्ड यूज होगा सिमली, SIMILE। उसे अंग्रेजी में सिमली बोलते हैं, तुलना को सिमली बोलते हैं। फाइन, अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, और एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी चेकअप हो जाता है, वो आगे बढ़ जाती हैं, तो वो फिर से घूम कर देखती हैं, तो और देखती हैं कि उनकी माँ वैसे ही निढाल, बहुत बीमार सी नजर आती हैं, और बचपन का डर उनका एकदम वापस आ जाता है। और ये बहुत कॉमन है, सभी, लगभग सभी के साथ होता है। जब हम छोटे रहते हैं तो हमें ये डर लगता है कि अगर मेरी माँ मर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, अगर मेरे पिताजी मर जाएंगे तो क्या होगा। द सेम सॉर्ट ऑफ फियर शी इज गोइंग थ्रू नाउ। और उस डर को हटाने के लिए एक बार फिर से वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं, और कविता की अंतिम पंक्ति है स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। वो 3 बार यूज किया गया स्माइल। व्हाट डज इट मीन? पहली बार स्माइल वर्ड है अपनी माँ को तसल्ली देने के लिए कि माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज डोंट वरी। सेकेंड बार वो स्माइल अपने लिए है, अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि ठीक होगा, माँ ठीक हो जाएंगे। जो तीसरी बार स्माइल वर्ड यूज किया गया है, एक तरह से अपने आप को कंसोल करने के लिए है, या एक जनरल में एक स्माइल वर्ड एक पॉजिटिविटी जो लाता है, स्माइल एक पॉजिटिविटी लाता है। तो अपने निगेटिविटी को हटाने के लिए वो जो लास्ट वर्ड जो वर्ड है स्माइल, दैट मीन्स शी इज ट्राइंग टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी अराउंड। सो दिस इज ऑल। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, the plain and simple, once again I am repeating what are the important question and what are their answers. The first one is, where is she going? She is going to airport, and from there she will go to Kochi. The second thing, how is she going? She is going by car with her mother. How is her mother? Her mother is very, very ill. With whom has she compared her mother with? She has compared her mother with a corpse, and second time she has compared her mother with late winter's moon. Sprinting trees, personification, the term is personification we will use for sprinting trees. What does she do to remove the negativity, the negative thoughts? She looks through the window of moving car
and she sees the merry children and young trees. So, well, this is all. How I hope you understood. Now, let me take the second poem. The second poem, let me see what the second poem is. Well, second poem is an elementary school classroom in a slum. एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी स्कूल, स्लम मतलब झोपड़पट्टी। तो झोपड़पट्टी का एक जो प्राइमरी स्कूल होता है उसका एक क्लासरूम। भले ये विदेश की कविता है, लेकिन मोर और लेस जो भी ये डिस्क्राइब किया गया है ये भारतीय परिवेश में बिल्कुल सही बैठता है। आप कोई भी स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी में जो आप कैसा स्कूल देखते हैं, तो एक ही एक क्लासरूम होता है या बहुत ज़्यादा हुआ तो दो क्लासरूम होता है। बहुत पुराना सा लुकिंग, बहुत पुराना जो नज़र आता है, और उसी क्लास में सभी उम्र के बच्चे बैठे रहते हैं। नेचुरली जब स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी है, तो बहुत गरीब नीचे तबके के बच्चे वहाँ आते हैं। सेम यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन, इस क्लासरूम में भी गरीबों के बच्चे आए हुए हैं। उनके बाल कैसे हैं, तो उनके बाल रूटलेस वीड्स की तरह हैं, सूखी हुई घासों की तरह हैं। उनके चेहरे कैसे हैं, तो उनके चेहरे लाइफलेस हैं। और हाँ, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कविता लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। वेल, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ क्लासरूम एंड दिस स्कूल is in a slum area. In a one room, there are some small children from downtrodden class, from the poor class. They are there. Their hair is like rootless weeds. Their face is lifeless. Fine. अब जो क्लास का डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में आप जान लीजिए। क्लास में बहुत सारे तस्वीर लगी हुई है, बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। उसमें एक तस्वीर है शेक्सपियर की। शेक्सपियर कौन थे, तो शेक्सपियर को दुनिया का सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है। मतलब शेक्सपियर यहाँ पर बहुत ऊंची शिक्षा के प्रतीक हैं। देयर आर लॉट ऑफ पोस्टर्स, पिक्चर्स इन द क्लास, एंड ऑल दस पिक्चर्स symbolize something. The first picture is of Shakespeare. Shakespeare is accepted as the best dramatist of the world. He also stands for quality education, best quality education. शेक्सपियर यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ऊंची शिक्षा के प्रतीक के रूप में है। अब ये विडंबना है, विडंबना का इंग्लिश होता है आयरनी। ये आयरनी है कि जहाँ एक तरफ तस्वीर लगी हुई है शेक्सपियर की, सबसे ऊंची शिक्षा के जो प्रतीक हैं, इन छोटे बच्चों को शिक्षा से कुछ लेना देना ही नहीं है, इन्हें शिक्षा मिल ही नहीं रही है। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स विथ डोम्स। एक तस्वीर है जिसमें बहुत खूबसूरत, शानदार, आलिशान बिल्डिंग है और वो डोम है, मेहराब है, जैसे ताजमहल वगैरह में आप देखते हैं, गुंबज है। नेचुरली ये बिल्डिंग किस चीज के प्रतीक हैं, तो ये बिल्डिंग से प्रॉस्पेरिटी के, सुख समृद्धि के ये प्रतीक हैं। अगेन आयरनी है कि एक तरफ क्लास में आप फोटो टांगे हुए हो बिल्डिंग्स विद डोम्स के, जो प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक हैं, और इन बच्चों, प्रॉस्पेरिटी तो दूर की बात है, इन्हें ठीक से, सुख समृद्धि दूर की बात है, इन्हें तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता। नेक्स्ट है वहाँ एक वर्ल्ड मैप भी है, वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप किस चीज का प्रतीक है, तो बिगर वर्ल्ड, बहुत बड़ी दुनिया का वो प्रतीक है। एंड अगेन आयरनी ये है कि बच्चे इस कमरे में कैद हैं, बड़ी दुनिया बहुत दूर की बात है इनके लिए। और एक तस्वीर है उगते हुए सूरज की, खुला आसमान का। उगता हुआ सूरज प्रतीक है होप का, खुला आसमान प्रतीक है आजादी का। अफसोस, फिर आयरनी यही है कि इनकी जिंदगी में कोई आशा की भी किरण नजर नहीं आती, और खुला आसमान, स्वतंत्रता बहुत दूर की बात है इनके लिए। तो वे जो क्लासरूम में बच्चे हैं वो बिल्कुल बीमार हैं, कुपोषण के शिकार हैं। सिर्फ एक और एक लड़की है भारी भरकम, मतलब वो ऐसे लंबी सी लड़की है और सर झुका के बैठी हुई है। वो रिप्रेजेंट करती है कि वो थक गई है, वो अपनी जिंदगी से थक गई है इतनी कम उम्र में। सिर्फ एक छोटा बच्चा है
वो स्माइल कर रहा है, वो स्क्विरल्स गेम में, गिलहरी की गेम में जैसे वो खोया हुआ हो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब तक उनको थोड़ा सा होश नहीं आ जाता तब तक तो ठीक है, वो खुश हो भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर वही जिंदगी। तो यहाँ तक हुआ रूम का डिस्क्रिप्शन। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि दीवारों का रंग कैसा है। तो दीवारों का रंग है डर्टी वाइट। कभी एक ज़माने में वो वाइट हुआ करता होगा, लेकिन चूंकि बहुत ज़माने से उस पर कोई केयर नहीं किया है, कुछ ध्यान नहीं दिया गया है, तो वो धीरे धीरे कालापन आ गया है और वह डर्टी वाइट हो गया है। और ये डर्टी वाइट किस चीज़ का, ये दीवार का रंग किस चीज़ का प्रतीक है? तो डल एम्बियंस, नीरस वातावरण का प्रतीक है। तो एक बार फिर से, ये दीवार प्रतीक है डल एम्बियंस का, नीरस वातावरण का। एक ही रूम में बहुत बच्चे हैं और सभी कुपोषण के शिकार हैं। उनका चेहरा लाइफलेस एंड निर्जीव है, बाल सूखे हुए रूटलेस वीड्स की तरह हैं। Well, the description of the classroom is like that. The color of the walls of the classroom is dirty white. That symbolizes the dull ambience of the classroom. There are a lot of children in the classroom. Well, there is a one tall girl. She has kept her head down. It seems she is frustrated. She is overburdened. She is tired of her life. There is a one boy. He has stunted bones. एक बच्चा है, उसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं। और ये कैसे मुड़ी हुई हैं? तो ये पेरेंट से मिला, उसके फादर से मिला हुआ है। मतलब मुसीबतों का अंत नहीं है। अपनी मुसीबतें, पेरेंट्स की मुसीबतें भी ये बच्चे झेल रहे हैं। एंड द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइफलेस. देयर हेयर इज लाइक रूटलेस वीड्स. There are a lot of posters in the classroom. There is a one poster of Shakespeare, and Shakespeare symbolizes the high quality education. There is a poster of buildings with domes, and this poster stands for prosperity. There is a poster of sun and the open sky, clear sky. Sun is the symbol of hope. Open sky is the symbol of freedom. Of course, there is a one poster of beautiful valleys that symbolizes the beautiful nature. There is a world map, and that is the world map is the symbol of bigger world. But the saddest part is these children are deprived of all these things. That there is no hope in their life. They are confined to a very small room. Their life is as dull as the walls. There is no prosperity. There is no education. Now आप सेकेंड पार्ट पर आते हैं इस कविता का। ये बच्चे गवर्नर के लिए, सरकारी अफसरों के लिए, टूरिस्ट के लिए प्रदर्शनी की चीज़ है। ये स्कूल भी प्रदर्शनी की चीज़ है। जब कोई विशेष अवसर होता है, जैसे भारत में ही कोई भी विशेष और अवसर होता है तो क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल चले जाते हैं, वहाँ पर उन बच्चों को कुछ दे देते हैं। टूरिस्ट भी कभी कभी चले जाते हैं और इनके साथ इनको देते हुए कुछ फ़ोटो खिंचा लेते हैं, बस समझते कि इनकी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई। तो यहाँ भी वही हाल है। दीज चिल्ड्रेन एंड द स्कूल, they are the things of exhibition for the governor, government officials and tourists. They come here on special occasions. They give something to these poor children. They click the pics and they go away. That's all. अंत में कवि का कहना है कि एक खिड़की खुलनी चाहिए। At the end, the poet thinks that there should be an open window through this class. ये ओपन विंडो किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये ओपन विंडो है अपॉर्चुनिटीज़ का प्रतीक है। कहने का मतलब कि एक ऐसी खिड़की खुलनी चाहिए जिनसे ये खुला आसमान देख सकें, इनकी ज़िंदगी में भी रोशनी आ सके। मतलब इन बच्चों को भी अवसर देने की ज़रूरत है।
These children should also be given all the opportunities so that they can also lead a normal life, better life, grow up. तो ये था सेकंड कविता. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट, कीपिंग क्वाइट. वेल याद रखिएगा, राइट उच्चारण क्वाइट है. क्वाइट मतलब शांत. कीपिंग क्वाइट, शांत रहना. ये कविता लिखी गई है पाब्लो नेरुदा के द्वारा. फाइन. इस कविता में बोलते हैं कवि कि हमें 12 तक की गिनती गिननी चाहिए. अब क्यों 12 तक की गिनती गिननी चाहिए? एक्चुअली हम लोग इतने ज़्यादा भागम दौड़ कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि हमें सोचने का भी फुर्सत नहीं है. तो अगर हम 12 तक की गिनती गिनेंगे तो हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, हम आत्मविश्लेषण कर पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं. तो 12 तक की गिनती गिनने से हमें अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा, अपने काम के बारे में सोचने का मौका मिलेगा, और हम मानसिक रूप से स्थिर हो पाएंगे, शांत हो पाएंगे. द पोएट एडवाइजेज अस टू काउंट अप टू 12. काउंटिंग अप टू 12 takes a very little time, but it gives us an opportunity to introspect. We can think of whether we are doing the right thing or not. Not only that, we can have the mental peace for a moment. According to the poet, all the troubles, all the ills and troubles of the world are because of the rush. People are running. It is like a rat race. Everyone is running. There is no time to think. There is no time to retrospect. And this is why it is resulting into all the misunderstanding, enmity, cruelty, violence. So well, the poet advises us that it is very necessary that we should count up to 12 and we should introspect. That is the first part. Now second, वो ये भी बोलते हैं कि हम लोग किसी भी भाषा में कुछ ना बात करें, कुछ बोले ही नहीं, हम लोग शांत रहें. अब वो शांत रहने की क्यों सलाह देते हैं? आदमी जितना ज़्यादा बोलता है उतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है. कहीं ना कहीं वो चुगली के रूप में, गॉसिपिंग के रूप में, ज़्यादातर समय आदमी निगेटिव ही बात करता है दूसरों के बारे में. तो निगेटिव बात करने से, एनिमिटी फैलाने से, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से तो बेटर है कि आदमी चुप रहे. एटलीस्ट वो निगेटिविटी से तो बचेगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं क्रिएट करेगा, कटुता तो नहीं फैलाएगा. तो कभी एडवाइस देते हैं कि आदमी किसी भी भाषा में कुछ ना बोले, बस शांत रहे. उनका कहना है कि आदमी अगर बहुत ज़्यादा भागम दौड़ नहीं कर रहा है, शांत रह रहा है, तो वो मोमेंट एग्जॉटिक मोमेंट होगा, ब्लिसफुल मोमेंट होगा, मतलब आनंददायक मोमेंट होगा. आप कभी शांत रह कर देखिए, अपने आप झांक कर देखिए, इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए, मज़ा लेकर देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा. कभी का ये भी कहना है कि अब फिशरमैन सी में नहीं जाएंगे, कोई वेल का या समुद्री क्रीचर्स का शिकार नहीं करेगा. आदमी इतना ज़्यादा इंसेंसिटिव हो गया है और संवेदनशील हो गया कि उसके हाथ में जख्म है. नमक बनाने में हाथ पूरे जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो पैसे के पीछे इतना पागल है कि उसे अपना जख्म नजर नहीं आ रहा है. तो कभी का कहना है कि नहीं, आप शांत होइए, आप देखिए, अपने हाथ का पर केयर कीजिए. और कभी आने वाले युद्ध की चेतावनी देते हैं. आने वाला युद्ध कैसे होगा, किससे लड़ा जाएगा? तो वो बोलते हैं आने वाला युद्ध लड़ा जाएगा गैस से, आग से. और ये भी वो चेतावनी दे रहे हैं, ये पर्यावरण के अगेंस्ट जो आदमी इतना ज़्यादा हैवॉक क्रिएट कर रहा, पर्यावरण, पेड़ काटे जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल खड़ा हो जा रहा है, नए नए बिल्डिंग्स आते जा रहे हैं, सब कुछ सो कॉल्ड डेवलपमेंट हो रहा है. एक्चुअली
प्रकृति को हम जितना छेड़ेंगे उसका परिणाम तो निगेटिव निकलेगा ही। ये जो ग्रीन वार होने जा रहा है, प्रकृति बदला जरूर लेगी, और वास्तव में देखिए तो ले ही रही है। जो फ्लड आ जा रहा है, कहीं ड्रॉट है, सूखा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा आ जा रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ जा रहा है, तो ये प्रकृति ही बदला ले रही है। ये कविता बहुत पहले ली गई थी, लेकिन अब ये कविता बिल्कुल सही साबित हो रही है कि प्रकृति अपना बदला ले रही है हमसे। फिर बोलते हैं कि कभी हमें शांत रहने की सलाह देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि शांत रहने को आप कंफ्यूज्ड मत होइए। द पोएट एडवाइजेज अस टू कीप क्वाइट बट ही ऑल्सो टेल्स दैट डोंट बी कंफ्यूज्ड। शांत रहना एक बात है और निष्क्रिय होना अलग बात है। वो डेड अगेंस्ट है, वो सख्त खिलाफ है निष्क्रिय होने के, क्योंकि अगर हम निष्क्रिय हैं तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। When we are inactive, we are physically and mentally dead. So that's what he advises, that we should not be inactive. He advises us to be like earth. वो हमें पृथ्वी की तरह होने की सलाह देते हैं। पृथ्वी बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन शांत रहकर फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी वो नहीं रुकती, वो लगातार काम करते रहती है। The poet advises that we should work like the earth. तो ये थी थर्ड कविता। नेक्स्ट कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये कविता जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। ये इंग्लिश का एक बहुत ही फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। मतलब सुंदर चीजें हमेशा खुशी देती हैं। अब ये सुंदर चीजें हमेशा खुशी कैसे देंगी? हिंदू माइथोलॉजी में इसके लिए एक बहुत अच्छा टर्म्स यूज किया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। वेल, इसका अर्थ क्या होता है? सत्य ही शिव है, मतलब सत्य ही भगवान है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो आप भगवान को प्राप्त करते हैं। और भगवान कैसा होता है? तो भगवान सुंदर होता है, वो आपको आत्मिक शांति देता है, सुख देता है। सेम चीज यहां पे बोला जा रहा है कि जो सुंदर चीजें हैं, सुंदर क्या है? तो सत्य है। और सत्यता के लिए वो क्या उदाहरण ले रहे हैं? तो कवि के अनुसार 2-3 चीजों में परमानेंट सुंदरता है। पहला वो बोलते हैं कि प्रकृति में अद्भुत सुंदरता है, और ये सही भी है। वो बोलते हैं कि सन, मून, ट्रीज, ओल्ड और न्यू ट्रीज, डैफोडिल्स, साफ सुथरे झरने, क्लियर स्ट्रीम्स, मस्क रोजेस। मस्क रोज क्या होता है? तो एक तरह का फ्लावर है जो झाड़ियों में, जंगल की घनी झाड़ियों में होता है। प्रकृति में अद्भुत सुंदरता है। तो अगर हम प्रकृति को करीब से महसूस कर सके तो एक आत्मिक शांति मिलेगी, एक सुंदरता हमको देखने को मिलेगी। इससे जो खुशी मिलेगी वो लाइफ टाइम वाली खुशी मिलेगी, वो काफी लंबे समय वाली खुशी मिलेगी। सेकंड बोलते हैं कवि, सुंदरता और किस चीज में है? तो वो बोलते हैं कि रिलीजियस बुक्स में है, धार्मिक किताबों में सुंदरता है। धार्मिक किताबों में सुंदरता क्यों है? क्योंकि धार्मिक किताबों में वो चाहे कोई भी अवसर हो, सुख का अवसर हो, दुख का अवसर हो, लड़ाई का अवसर हो, मृत्यु का हो, विजय का हो, हर मौके के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। यही कारण है कि धार्मिक किताबें कभी मर नहीं सकती। धार्मिक किताबें हमेशा आंतरिक सुख देती हैं, उसमें जो सुंदरता है वो हमेशा रहेगी। इसी संदर्भ में वो बात करते हैं तीसरी बात कि वीरों के कामों में सुंदरता है। हीरोज के काम में सुंदरता है। लेकिन वो किस हीरोज की बात कर रहे हैं? हीरो डजंट मीन लिटरल सेंस में। हीरो का यहाँ पे मतलब हुआ जो लोग मानव समुदाय की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जो मानव समुदाय की भलाई के लिए वो काम करते हैं, उनके काम में जो सुंदरता है वो जन्मांतर के लिए रह जाएगी। और हर धर्म में ऐसे कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानव जाति की भलाई में लगा दी। भले उसके लिए उन्हें बहुत
संघर्ष करना पड़ा और कुछ को तो अपनी जिंदगी का बलिदान भी देना पड़ा। चलिए अब इन्हीं बातों को जल्दी जल्दी मैं इंग्लिश में बता दूं। Well, according to the poet, the beauty lies in three things. The first, he talks that beauty lies in nature. He tells that there is eternal beauty in the sun, the moon, trees, old and new, daffodils, musk roses, clear streams. All these things, they ingrained infinite beauty. He talks about the ballads and the epics. एपिक्स मतलब महाकाव्य, बैलेट्स मतलब वीर गाथाएं। जो वीरों की गाथाएं हैं, जो महाकाव्य हैं, ये भी हमें आंतरिक खुशी देती हैं। द पोएट टेल्स दैट देयर इज परमानेंट हैप्पीनेस, वन कैन गेट द परमानेंट हैप्पीनेस थ्रू रिलीजियस बुक्स, थ्रू एपिक्स एंड बैलेट्स। ही ऑल्सो टेल्स दैट द हीरोज हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, देयर इज अ ब्यूटी इन देयर वर्क, देयर इज अ इटर्नल ब्यूटी इन देयर वर्क। अंत में कभी एक वर्ड यूज करते हैं, इमॉर्टल ड्रिंक। वेल, इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक का अर्थ हुआ अमृत। वो किस में निहित है? वो निहित है प्रकृति में, वो निहित है रिलीजियस बुक्स में, वो निहित है सेल्फलेस वर्क्स में। तो चलिए पांचवी कविता है रोड साइड स्टैंड। और रोड साइड स्टैंड का मतलब है सड़क के किनारे की दुकान। तो ये कविता लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। किसी भी शहर के बाहर आउटस्कर्ट में, शहर के बाहर के एरिया को आउटस्कर्ट बोलते हैं, तो जब आप निकलते हैं तो आपको खुला फील्ड नज़र आता है। शहर के बाहर थोड़ी दूर पर एक गांव है और गांव वालों ने एक छोटा सा दुकान खोल रखा है, एक छोटी सी गुमटी लगा रखी है और उस गुमटी में वो लोग वाइल्ड बेरी, जंगली बैर बेचते हैं, घर का बना हुआ मुरब्बा बेचते हैं और इसी तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं। अब शहर के लोग तो भाई अपने आप को बड़ा सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, बड़ा पॉलिश रिफाइंड समझते हैं। अब वो इन दुकान से कोई सामान क्यों खरीदने लगे भला? तो उस सड़क से, उनके दुकान से के सामने से तेजी से अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, लग्जरी कार्स वो निकल जाती हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं है। हाँ, लेकिन ये ग्रामीण बहुत उम्मीद से उन कारों की तरफ देखते हैं कि शायद कोई रुक जाए। और इन ग्रामीणों को लगता है कि चूंकि ये शहर वाले, इनके पास कैश है, रेडीमेड कैश है, इसलिए ये इतने शान शौकत से रहते हैं, इतने आराम से रहते हैं। तो इनकी ख्वाहिश है कि इनके पास भी ये नगद आ जाए, नोट्स आ जाए। तो ये बहुत उम्मीद से देखते हैं शहर वाले, शहर वालों की तरफ। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कितनी कारें उस दुकान के पास रुकती हैं? तो वेल, 4 कारें रुकती हैं। पहला कार जो रुकता है, पहला नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें से एक कार रुकता है, सिर्फ एक कार रुकता है प्राइस पूछने के लिए, भाई तुम क्या बेच रहे हो। सेकंड कार रुकता है टर्न लेने के लिए, रास्ता टर्न लेने के लिए। एक कार रुकता है रास्ता पूछने के लिए कि रास्ता किधर जाता है, और उसमें से एक कार रुकता है पेट्रोल पूछने के लिए कि भाई अगल बगल कहीं पेट्रोल बिकता है कि नहीं। So well, only 4 cars stop by that shop. The first car stops to ask the price of the different things, but of course no one takes anything from there. The second car stops to take turn. The third car stops to ask the way, and fourth car stops to ask for petrol. फिर कविता में और एक प्रसंग आता है डू गुडर्स। तो डू गुडर्स किसको बोलते हैं? तो डू गुडर्स ऐसे लोग को बोलते हैं जो ऊपर से बहुत चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत धूर्त होते हैं, मक्कार होते हैं। तो डू गुडर्स आर द पर्सन्स हु टॉक वेरी स्वीटली टू द फार्मर्स, बट एक्चुअली दे हैव द अल्टीरियर मोटिव, दे वांट टू बाय द लैंड ऑफ फार्मर्स फॉर कॉमर्शियल पर्पस। ये डू गुडर्स जो लोग हैं वो शहर के लोग हैं, ये गांव में जाते हैं और किसानों से बहुत चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, गरीब किसानों से। और इनका मकसद लेकिन बहुत खराब है। इनका मकसद किसी तरह से किसानों से वो जमीन हड़प लेना, कम प्राइस में खरीद लेना और वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना।
इसमें और एक बात जानने की है कि ये शहर वाले जब उधर से गुजरते हैं और देखते हैं कि बहुत ही फटीचर, बहुत ही खराब स्टाइल में दुकान वाला अपना नाम लिखा हुआ है और नॉर्थ एंड साउथ जो दिशा इंडिकेटर रहता है वो भी गलत लगा हुआ है, तो बहुत उसका उपहास उड़ाते हैं, बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। उनका कहना है कि इन ग्रामीणों ने प्रकृति की सुंदरता को बिगाड़ दिया है और उनका ये भी कहना है कि बेवकूफ़ कहीं के ये इस तरह से कोई डायरेक्शन लिखता है, नॉर्थ साउथ की जगह आपने नॉर्थ लगा रखा है, नॉर्थ की जगह साउथ लगा रखा है। प्लेन एंड सिंपल की किसी को सहानुभूति नहीं है इन ग्रामीणों के प्रति, शहर वालों को तो बिल्कुल नहीं है। और कविता का अंत बहुत स्ट्रेंज नोट पे होता है, बहुत अजीब ढंग से होता है। कवि का मानना है कि ये जो इतना सफ़र कर रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहे हैं ये गरीब लोग, क्यों नहीं उन्हें एक ही बार में मार दिया जाए ताकि इन्हें अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन फिर उनको लगता है कि मैं भी कैसा बेवकूफ़ हो, इनमें इन गरीबों की क्या गलती है, उसे तो उन्हें मारने से तो बेहतर हुआ कि मैं अपने आप को मार लूं। और इसी नोट पर यह कविता समाप्त हो रही है। अंतिम कविता है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर हैं, वो बहुत ही गुणी महिला है। वो तरह तरह के टाइगर बना सकती हैं, पेंटिंग के द्वारा, सिलाई कर के द्वारा, कढ़ाई के द्वारा वगैरह। और उनके टाइगर बहुत सजीव लगते हैं, बहुत लाइफ लाइक मतलब सजीव, बिल्कुल सजीव से दिखते हैं, बहुत खूंखार दिखते हैं, मैजेस्टिक दिखते हैं, शाही दिखते हैं। लेकिन जो महिला इतना सजीव, इतना रियल, इतना शानदार टाइगर बना सकती है, रियल लाइफ में उसके ठीक विपरीत है। और क्यों विपरीत है? क्योंकि उसका जो हस्बैंड है, जो अंकल है, इज अ मेल शॉवनिस्ट। मेल शॉवनिस्ट बोलते हैं पुरुष हम लेकर जीने वाला, कि मैं पुरुष हूं इसलिए मैं सही हूं, तुम औरत हो इसलिए तुम गलत हो। वो बहुत ज़्यादा टेरोराइजिंग है, बहुत आतंकित कर देने वाला व्यक्ति है। उसकी उपस्थिति में आंट जेनिफर एक साधारण से साधारण काम नहीं कर पाती। उसने आंट जेनिफर की जिंदगी को तबाह कर रखा है। तो इसीलिए जो कविता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। बैंड मतलब अंगूठी, मैसिव मतलब भारी भरकम। अंकल की शादी की अंगूठी का भारी भरकम वजन ने आंट की जिंदगी को तबाह कर दिया है। अंगूठी का वजन कुछ नहीं होता, लेकिन शादी की अंगूठी, उसके साथ जितनी जिम्मेवारियां जुड़ी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ी रहती हैं, वो किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकती है। और आंट जेनिफर की जिंदगी तो बिल्कुल तबाह हो गई है। Aunt Jennifer is a very virtuous lady. She creates tigers, life like tigers. Her tigers are the symbol of beauty, power, grace. Her tigers are not scared of anyone. They are not afraid of anyone. But in real life, Aunt Jennifer is a very timid lady. She is a very submissive lady. She is scared of her husband. Her marriage with uncle has been a disaster. The wedding ring that her uncle had given her has destroyed her life. और जब ये आंट नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो इनके टाइगर रहेंगे लेके, और ये टाइगर कहानी कहेंगे, ये टाइगर बताएंगे आंट जेनिफर की जिंदगी की कहानी, उनके उत्पीड़न की कहानी, लेकिन साथ ही उनकी अद्भुत क्षमता की कहानी, उनके मेरिट की कहानी, उनकी खूबी की कहानी। ये कविता है मैरिड लेडीज के एट्रोसिटीज के ऊपर, अत्याचार के ऊपर, कि मैरिड लेडीज को किस तरह की जिंदगी जीनी पड़ती है, उसी पर यह कविता है। दिस पोएम हाईलाइट्स the pathetic condition of married ladies. They are overburdened, overloaded with so many responsibilities that they can't breathe in free air. यह कविता लिखी गई है
एड्रिन रिच के द्वारा। तो अभी मैंने जितना बताया आई होप आप समझ गए होंगे। बस जो मैंने बताया उसको एक दो बार आप ध्यान से सुन लीजिए, सारी कविता का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा और परीक्षा में प्रश्न इसी से आएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।